वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र के। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का 500 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। अगर आपको आता है, जो भी आपसे मिस्टेक होती है या फिर जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है, उसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के 1 से 2 बार देखेंगे, वो भी आपको याद हो जाएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की जो कुल बचत होगी वो क्या होगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि अर्थव्यवस्था की जो कुल बचत होती है उसकी गणना कैसे की जाती है। तो लोगों की जो बचत प्रवृत्ति होती है उसी से न की जाती है। तो लोगों की बचत प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था की जो कुल बचत है वो भी बढ़ेगी, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यानी वृद्धि होगी। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि है। सामान्य कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? स्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फीति कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त क्या है, क्या कंडीशन है। यानी अर्थव्यवस्था जो संतुलन है, बैलेंस में कब होगा, ये कंडीशन कौन सा होगा, कौन सा शर्त होगा। ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति, या फिर बचत बराबर निवेश, या फिर रिसाव बराबर अंतरक्षेपण, या फिर इनमें से सभी। देखिए ये कंडीशन होगा, समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति हो जाएगा, तभी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी संतुलन हो जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था के संतुलन की जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो क्या है, समस्त मांग बराबर समस्त पूर्ति होनी चाहिए। मतलब दोनों क्वालिटी, सॉरी दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो थर्ड का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, काफी सिंपल क्वेश्चन है। काफी कम समय में हम लोग ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं। 2019 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। प्रभावी मांग का सिद्धांत, या फिर स्वायत्त व्यय का सिद्धांत, या फिर गुणक का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको जो कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। यानी सकल उत्पाद का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं प्रभावी मांग का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, या फिर अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यून उत्पादन की संभावना नहीं होती है। ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है, अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यून उत्पादन की संभावना नहीं होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में ये कथन है, दोनों कथन, यानी ए और बी में जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये कौन सा सिद्धांत के बारे में है? प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत से रिलेटेड ये दोनों कथन है। तो दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए इनमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी सीरीज आ रही है, वो सभी सीरीज को कवर करेंगे। आपके पास टाइम जो है लिमिटेड में है। अब टाइम जो है काफी, एग्जाम जो है काफी करीब आ गया है। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस के साथ लेके चलिए। ये नहीं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी छूट रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स से छूट रहा है, इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे हैं तो हिंदी छूट रहा है, इंग्लिश छूट रहा है। यानी सभी चीज को बैलेंस के साथ लेके चलना है। ठीक है, और आपको लाइव क्लास भी ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है कि केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जब एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन यूनिक होगा ना। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, पूर्ति, किससे संबंधित है? पूर्ति से संबंधित है। यानी ऑप्शन बी, सॉरी ये जो है प्रभावी मांग से, ये प्रभावपूर्ण मांग से संबंधित है। यानी केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो किससे? प्रभावपूर्ण मांग से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। कौन से मतलब अर्थशास्त्री थे जो मतलब इनको प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, यूज किया। कौन सा, किसको यूज किया, किसका इस्तेमाल किया? सामूहिक पूर्ति, सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किया। ठीक है, तो मार्शल दिया गया ऑप्शन में आपको, जे.एम. केन्स, माल्थस, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ जो किया था ना, ये जे.एम. केन्स ने किया था। कौन? जे.एम. केन्स ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पूर्ण रोजगार वह दशा है। दशा का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वह दशा है, वह मतलब क्या है? एक तरह से डायरेक्शन है, वह मतलब अवधारणा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति
कार्य प्राप्त कर लेते हैं क्या कहलाता है। देखिए ये स्टेटमेंट है, यहाँ देख सकते हैं आप इन्वर्टेड कोमा में है दोनों, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पूर्ण रोजगार वह दशा है, मतलब पूर्ण रोजगार का आपको परिभाषा दिया है, वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य पर प्राप्त कर लेते हैं पूर्ण रोजगार, अनैच्छिक या फिर और भी, दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सॉरी, इसको कहते हैं क्या, पूर्ण रोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी, सॉरी फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं, उसको कहते हैं पूर्ण रोजगार वाला कंडीशन यानी स्थिति, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है कि अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है, वह सिचुएशन है, वह हालात है जिसमें श्रमिक यानी मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य होते हैं तथा काम करने को तैयार हैं परंतु काम नहीं मिलता है। किसने कहा, ठीक है, ये बात जो किसने कहा, अनैच्छिक बेरोजगारी की मतलब परिभाषा दिया गया, क्या दिया गया, परिभाषा यानी डेफिनेशन दिया गया। अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है, वह हालात है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य होते हैं लेकिन उसको काम करने को तैयार तथा काम करने को तैयार भी होते हैं, योग्य भी होते हैं, तैयार भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिलता है, ठीक है। इसी को कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। लेकिन ये जो परिभाषा है, ये जो है, इसको किसने दिया, ये स्टेटमेंट किसने लिखा, वो आपको बताना। इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में लगा हुआ, ठीक है। किसी की कही बात को मतलब घेरा जाता है कोमा से, डबल कोमा से, ठीक है। तो ये जो कहते हैं हैंसन साहब ने, किसने, हैंसन साहब ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन काफी सिंपल है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामूहिक मांग का प्रमुख जो घटक है वो क्या है, व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ जो हो जाएंगे ना, ये तीनों हो जाएंगे। सामूहिक मांग का प्रमुख घटक व्यक्तिगत उपभोग भी होते हैं, सार्वजनिक उपभोग भी होते हैं, विनियोग भी होते हैं। तो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूंजीगत पदार्थ कौन सा है, 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। मशीन, बिल्डिंग, औजार या फिर इनमें से सभी। तो सभी हो जाएंगे ना। तो ये क्या है, पूंजीगत पदार्थ है, ये तो खत्म नहीं होता है, इससे मतलब पूंजी का निर्माण होता है। मशीन से मतलब तरह तरह के मशीन से मतलब काम में ला करके पैसे कमाए जाते हैं। बिल्डिंग को भी मतलब भाड़ा में दे सकते हैं, हायर में दे सकते हैं। औजार का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये पूंजीगत पदार्थ हो जाएंगे तीनों के तीनों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 11वें नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति जिसको क्या कहते हैं, एपीएस कहते हैं ना। हाँ एपीएस, सॉरी, हाँ ये हो जाएंगे उपभोग, ये एपीसी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एपीसी, ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, कंज्यूम या फिर कंजम्पशन, ठीक है। प्रवृत्ति उपभोग वे एवं आय के किसी भी विशेष स्तर का अनुपात, कुड़ीहारा या फिर अनुपात है। किसने कहा ये बात, कुड़ीहारा ने, डिलर्ड ने, पीटरसन ने या फिर इनमें से कोई ने। तो ये जो बात कही थी, ये कही थी कुड़ीहारा ने। क्या ने, किसने, कुड़ीहारा ने। एपीसी की मतलब यहाँ परिभाषा दी गई है। किसने कहा, औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। प्रवृत्ति जो है ये क्या है, उपभोग व्यय और आय के किसी भी विशेष स्तर का अनुपात है। सही बात है। एपीसी हम लोग जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये एपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वाई होता है ना। हाँ सी बाई वाई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे आप। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष स्तर पर उपभोग एवं आय का अनुपात है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है ना, रिपीट क्वेश्चन हो चुका। ये आपकी देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय, देखिए यहाँ आपका थोड़ा सा अंतर है। औसत उपभोग प्रवृत्ति एक विशेष आय स्तर पर, यहाँ वे एवं आय के किसी भी विशेष स्तर पर है। यहाँ देखिए आय स्तर पर है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। विशेष आय स्तर पर उपभोग एवं आय का अनुपात है, उपभोग एवं आय का अनुपात। यहाँ देखिए किसी भी विशेष स्तर पर क्या है, उपभोग वे और आय के किसी भी विशेष का स्तर अनुपात है, ठीक है। दोनों का स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आप समझेंगे, ठीक है। तो इसका जो 13 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका पीटरसन। क्या हो जाएगा, पीटरसन, यानी ऑप्शन ए ये राइट आंसर हो जाएंगे। ये कथन है, इसी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं ना, इसको कहते हैं क्या, एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। ये बात किसने कही, सही बात है। एमपीसी हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल सी बाय डेल वाई निकालते हैं ना। ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे आप, फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में आपको। एमपीसी इज इक्वल टू डेल सी बाय डेल वाई। तो ये जो है, ये जो
जो है ये बात जो है ये किसने कही, किसके द्वारा ये कहा गया, तो ये जो कहा गया ये है कुरिहारा के द्वारा। किसके द्वारा? कुरिहारा के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन पूछा गया कि आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात है, क्या कहलाता है इसको? बचत प्रवृत्ति, सीमांत प्रवृत्ति आय, ये और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात। बचत इसको क्या कहते हैं? सेव कहते हैं ना, एस से इंडिकेट करते हैं। बचत तथा आय का अनुपात क्या है? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बचत प्रवृत्ति आय या फिर सीमांत प्रवृत्ति आय। देखिए आपका होता है एक एपीसी होता है ना, एपीएस होता है, एक होता है एमपीएस, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये यहाँ सीमांत मार्जिनल लगा हुआ या एवरेज लगा हुआ, ठीक है, ये औसत हो जाएगा, ये सीमांत हो जाएगा, एमपीएस एपीएस, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ करा कि आय के विभिन्न स्तरों पर बचत तथा आय का अनुपात। यहाँ देखिए सीमांत बचत नहीं बोल रहा ना, तो 15 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बचत प्रवृत्ति अनुपात। क्या हो जाएगा? बचत प्रवृत्ति अनुपात। अगर यहाँ सीमांत लगा हुआ होता तो एमपीएस हो जाता है, सीमांत का मतलब होता है एमपीएस का, एम का मतलब होता है मार्जिनल यानी सीमांत, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से इसका। ठीक है, सभी क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, जहां आपको समझ में नहीं आए तो फिर बाद में समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए एमपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एमपीसी एमपीएस क्या होता है, एपीसी एपीएस क्या होता है, ये सारा चीज मैं आप लोग को डिटेल्स के साथ में बताया हूं थ्योरी वाला वीडियो में। ठीक है, तो एमपीसी का आपको फॉर्मूला पूछ दिया। ठीक है, तो एमपीसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एमपीसी बराबर होता है डेल सी बाई डेल वाई। अभी हम जस्ट ड्राइव किए इसको। डेल सी जो इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है? कंजम्पशन यानी उपभोग में परिवर्तन, कंजम्पशन यानी चेंज इन कंजम्पशन, उपभोग में परिवर्तन को इंडिकेट करता है। डेल वाई किसको इंडिकेट करता है? आय में परिवर्तन को इंडिकेट करता है। तो सिंपल सी बात है, आपको हिंदी में यहाँ लिख दिया है, तो उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। ठीक है, ये बटे है ना, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन पूछा गया कि औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है। क्या है? औसत बचत प्रवृत्ति ना, ये क्या कहते हैं? औसत बचत प्रवृत्ति, एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है। ये बात किसने कहा? ये जो एपीएस बराबर होता है एस बाई वाई। ठीक है, एस बाई वाई, ये सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया? कीजर या फिर कुरिहारा कराउथर या फिर लिलर्ड। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था? कीजर ने। किसने? कीजर ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन पूछा गया कि सीमांत क्या है? कि सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब देखिए एमपीएस हो गया, ये क्या हो गया? एमपीएस का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया, डेल एस बाई डेल वाई, ये एमपीएस का फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था? ये सॉरी, सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। क्या कहलाता है इसको? क्या कहलाता है इसको? एमपीएस कहलाता है ना, तो हो जाएंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसके अनुसार ब्याज के अभिप्राय, ब्याज से अभिप्राय नहीं, ब्याज से मतलब किसी निश्चित समय के लिए तरलता के परित्याग से प्राप्त होने वाला पारितोषिक है। ठीक है, मार्शल किन्स से फिर कार्बर या फिर इनमें से कोई। तो ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे केन्स साहब, यानी जॉन मेनार्ड किन्स की बात की जा रही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सफेदिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से है? प्रमुख राजकोषीय उपाय जो मतलब बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है, वो कौन सा होगा, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा तीनों के तीनों, यानी सार्वजनिक व्यय में कटौती भी है, करों में वृद्धि भी है, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि भी, यानी ये तीनों के माध्यम से सफेदिक अंतराल को ठीक किया जा सकता है। ये प्रमुख राजकोषीय उपाय है तीनों के तीनों, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओहो, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सफेदिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय। यहां हम क्या पढ़े? राजकोषीय उपाय। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रमुख राजकोषीय उपाय। अब यहाँ आपका आ गया मौद्रिक उपाय। यहाँ भी सफेदिक अंतराल को क्या करना है? कंट्रोल करना है। यहाँ भी सफेदिक अंतराल को कंट्रोल करना है, बट यहाँ मेथड कौन सा लग रहा है? राजकोषीय उपाय। यहाँ कौन सा मेथड लग रहा है? प्रमुख मौद्रिक उपाय लग रहा है। ठीक है, तो प्रमुख मौद्रिक उपाय जो होते हैं ये तीनों होते, क्या होते हैं? तीनों के तीनों। बैंक दर में वृद्धि भी करके खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना, उसके बाद होता है नकद कोष अनुपात में वृद्धि। ये तीनों के माध्यम से ये जो होता है सफेदिक अंतराल को ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के लिए प्रमुख उपाय है मौद्रिक उपाय, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता को व्यक्त करती है। आर्थिक अस्थिरता, और स्थिरता का मतलब समझते हैं, आर्थिक हलचल भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यून मांग या फिर अतिरिक्त मांग, ए और बी दोनों या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा न्यून मांग भी और अतिरिक्त मांग भी, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर के उदाहरण? अप्रत्यक्ष कर,
प्रत्यक्ष कर, ठीक है, प्रत्यक्ष कर, उसके बाद प्रत्यक्ष कर आपको पढ़ाया गया, हर एक चीज आपको पढ़ाया गया, ठीक है। आयकर, उपहार कर या फिर संपत्ति कर या फिर इनमें से सभी, तो तीनों के तीनों प्रत्यक्ष कर हैं। डायरेक्टली आपको सरकार को पे करना पड़ता है। आयकर भी हो गया, उपहार कर भी हो गया, संपत्ति कर, तीनों के तीनों है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे ना 23 का नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, मुझे समझ में नहीं है ए ऑप्शन इसका कहाँ गया, ठीक है। चलिए इरेज है, लेकिन फाइनली इसका आंसर दिया है कि नहीं। निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर कौन है? अप्रत्यक्ष कर बिक्री कर है, ठीक है। ये जो यहाँ ऑप्शन ए यहाँ है, बिक्री कर है या फिर उत्पादन कर है या फिर मनोरंजन कर है या फिर इनमें से सभी। तो अप्रत्यक्ष कर के अंतर जो आते हैं, जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर पे करते हैं। कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इनक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस कहने का मतलब ये कि सभी करों सहित, यानी अगर आप नमक का भी पैकेट खरीदते हैं ना, तो उसमें भी आपको सरकार को पे करना पड़ता है टैक्स, उसमें पे करना पड़ता है टैक्स। आपको पता नहीं चलता, वो सरकार उसमें इनडायरेक्टली टैक्स लेता है। नहीं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस उसमें लिखा हुआ रहता है, ध्यान से अगर देखेंगे आप तो। क्यों वो लिखा हुआ रहता है? क्योंकि उसमें भी सरकार का टैक्स बैठा हुआ रहता है और वो अप्रत्यक्ष कर हुआ, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर के जो उदाहरण है, ये बिक्री कर भी हो जाएंगे, बिक्री जो भी सामान बिक्री होता है, बेचा जाता है, उत्पादन कर भी हो जाएंगे, मनोरंजन कर भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि न्यून मांग को ठीक करने के अन्य उपायों में निम्न में कौन से है? न्यून मांग को ठीक करने के अन्य उपायों में निम्न में कौन है, ठीक है। आयात घटा, निर्यात नीति या फिर समर्थन मूल्य नीति या फिर मजदूरी नीति या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएंगे? तीन में से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय निम्न में कौन है? अतिरिक्त मांग, राजकोषीय, मौद्रिक उपाय, वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि या फिर इनमें से सभी। तो अतिरिक्त मांग को क्या करना है? ठीक करना, उसको अपना बैलेंस में लाना है। तो क्या करेंगे? तीनों उपाय को आप अपना सकते हैं, चाहे वो राजकोषीय नीति हो, राजकोषीय उपाय हो, मौद्रिक उपाय हो या फिर उत्पादन में वृद्धि करके भी अतिरिक्त मांग को ठीक किया जा सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक संगठक है। राजकोषीय नीति के प्रमुख संगठक कौन है? कर, सार्वजनिक ऋण या फिर घाटे की वित्त व्यवस्था से प्राप्त धन या फिर इनमें से सभी। तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, प्रसिद्ध पुस्तक इंटरेस्टेड एंटरप्राइजेस। क्या है? इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस के लेखक जो होगा कौन है? कौन राइटर है, नरेटर है या फिर स्पीकर है, ये जो भी बोल सकते हैं, कंपोजर है, ठीक है। तो जे.एम. केन्स या फिर नेटविकल्स या फिर मार्शल या फिर इनमें से कोई। तो इनको जो लेखक है ये है कौन? नेटविकल्स। कौन हो जाएंगे? नेटविक्सेल। कौन हो जाएंगे? नेटविक्सेल, ठीक है। सॉरी मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ ठीक से, अच्छी बात है। देखिए इसका हो जाएंगे नेटविक्सेल। इनकी जो कौन है, यानी जो प्रसिद्ध पुस्तक है इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस, लेखक कौन है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गुणक की प्रमुख मान्यता है। गुणक की जो प्रमुख मान्यता है वो क्या है? उपभोग वस्तुओं की उपलब्धि या फिर विनियोग की निरंतरता या फिर विनियोग में शुद्ध एवं निरंतर शुद्ध एवं निरंतर वृद्धि या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्यापार चक्र के उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? व्यापार चक्र का उत्पन्न होना, प्रोड्यूस होना, क्यों होता है व्यापार चक्र? अपना अस्तित्व में आता है व्यापार चक्र जो है वो अपना अस्तित्व में क्यों आता है, इसका क्या कारण है? अब सफेतिक दशाएं या फिर सफेतिक दशाएं या फिर इनमें से ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे ये दोनों होते हैं। क्या होते हैं? दोनों, यानी दोनों कारण होते हैं। अब सफेतिक दशाएं भी होती है, सफेतिक दशाएं भी होती है, जिसके कारण व्यापार चक्र अपना अस्तित्व में आता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब देखिए क्वेश्चन में 31, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय है? न्यून मांग को ठीक करना है, उसको ठीक ठाक करके अपना पोजीशन में लाना है। तो कौन से उपाय हैं? बेस्ट उपाय, राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएंगे कौन से उपाय हो जाएंगे? ये दोनों उपाय हो जाएंगे, राजकोषीय उपाय भी, मौद्रिक उपाय भी, दोनों को अप्लाई करके, दोनों को मतलब दोनों ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? सार्वजनिक व्यय, करारोपण या फिर सार्वजनिक या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ जो शामिल किया जाता है ना, ये तीनों के तीनों को, सार्वजनिक व्यय और करारोपण को भी और सार्वजनिक ऋण को भी शामिल किया जाता है राजकोषीय नीति के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन में 33, क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा निम्नलिखित में से
किस निम्नलिखित में किसे नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, मुद्रा की पूर्ति, ब्याज दर या फिर मुद्रा की उपलब्धता या फिर इनमें से सभी। देखिए ये तीनों के तीनों, मुद्रा की पूर्ति, ब्याज दर और मुद्रा की उपलब्धता, ये तीनों ऐसे पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट पर डायरेक्टली पकड़ होता है केंद्रीय बैंक का, यानी रिजर्व बैंक की बात की जाए। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे ना, तो ऑल ऑफ दिस यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 34, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा मात्रात्मक शाख पर नियंत्रण रखता है? किसके द्वारा मात्रात्मक शाख पर कंट्रोल रखता है? ठीक है, 14 और 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बैंक दर द्वारा या फिर खुले बाजार की क्रियाएं द्वारा या फिर नगद कोष अनुपात में परिवर्तन या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे, ये बैंक द्वारा, बैंक दर द्वारा भी और खुले बाजार की क्रिया के द्वारा भी और नगद कोष अनुपात में परिवर्तन करके भी केंद्रीय बैंक क्या करता है कि वो मात्रात्मक शाख पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन में 35, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? ठीक है, न्यून मांग को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो मौद्रिक उपाय करना है तो तीनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैंक दर में कमी, खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदना, नगद कोष अनुपात को कम करना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 36, क्वेश्चन देखिए, एपीएस के बारे में आपको पढ़ाया गया था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी औसत बचत प्रवृत्ति, सॉरी औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं ना इसको, औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति। ठीक है, पूरा मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये जो हो जाएंगे, एपीएस किसको कहते हैं? औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं ना। सेव, एस का मतलब सेव यानी बचत, सी का मतलब कंजम्पशन यानी उपभोग, औसत तो एपी तो आपको लगाना ही है, औसत औसत बचत प्रवृत्ति और औसत प्रवृत्ति यानी प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ये दोनों को जोड़ना है, इसका जो फाइनली जो रिजल्ट आता है ना, ये 1 आता है। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा ना। 1 कहाँ दिया? बी में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 37, ओहो क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन है? शेयर खरीदना या फिर पुरानी फैक्ट्री खरीदना या फिर भवनों का निर्माण या फिर बैंक में जमा खाता खोलना। ठीक है, वास्तविक निवेश यानी रियल इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, रियल इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। तो वास्तविक निवेश कौन हो जाएगा वो आपको बताना। तो यहाँ जो वास्तविक निवेश है वो है भवनों का निर्माण। क्या हो जाएगा? भवन का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा? वास्तविक निवेश कहलाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ओहो काफी सिंपल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? निवेश के निर्धारक घटक मतलब उसको निर्धारण करता है कि कितना निवेश करना है, नहीं करना है। उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में ये रोल निभाता है, वो आपको चूज करके निकालना है। ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, ब्याज की दर या फिर पूंजी की सीमांत क्षमता, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएंगे ये ए और बी दोनों, ये हो जाएंगे ब्याज की दर भी और पूंजी की सीमांत क्षमता भी, ये दोनों है निवेश के निर्धारक। ये दोनों के माध्यम से निवेश का निर्धारण होता है, कितना निवेश किया जाए, कितना नहीं किया जाए। ब्याज की दर पर भी निर्भर करता है और पूंजी की सीमांत क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी फाइनली राइट आंसर हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, केन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय, यानी केन्स है यानी जॉन मेनार्ड केन्स की बात की जाती है। तो जॉन मेनार्ड केन्स के अनुसार जो विनियोग है उनके अनुसार क्या है वो आपको बताना है। वित्तीय विनियोग है या फिर वास्तविक विनियोग है, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना ये क्या हो जाएंगे? वास्तविक विनियोग, यानी केन्स के अनुसार जो विनियोग है वो क्या है? वास्तविक विनियोग है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट विनियोग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एमपीसी मैंने आप लोगों को बताया था, एमपीसी प्लस एमपीएस, इसमें से मैंने आप लोग को यानी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने कराया था। ठीक है, जो बच्चे कवर किए होंगे तो उनको याद होगा। ठीक है, एमपीएस और एमपीसी रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आया था, लगभग 1 पेज में इसका सोल्व निकला था, एमपीसी निकाले थे। ठीक है, तो एमपीएस और एमपीसी बराबर होता है, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, यानी डायरेक्टली फॉर्मूला ही आपको उठा के पूछ दिया, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रतिष्ठित संप्रदाय को स्थापित किसने किया? प्रतिष्ठित संप्रदाय को स्थापित किसने किया? मार्शल ने, रॉबिन्सन ने या फिर एडम स्मिथ ने या फिर इनमें से सभी। तो प्रतिष्ठित संप्रदाय, तो ये जो एडम स्मिथ साहब किए थे, कौन किए थे? एडम स्मिथ साहब, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, महामंदी का काल कौन सा काल था? महामंदी, अर्थव्यवस्था में पूरा तरह से गरीबी छा गया था, पूरा दुनिया एक तरह से गरीबी की ओर धकेले जा रहे थे, या फिर पूरा दुनिया परेशान था गरीब हालात से। ठीक है, तो महामंदी का काल कौन सा काल था? 1930, 28, 31 या फिर 48। ठीक है,
तो यहाँ जो महामंदी का काल जो था वो था 1930। क्या दिया है? 1930 दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन पूछा गया है कि एमपीएस का फॉर्मूला आपको पूछ दिया है ना। एमपीएस मैंने आप लोगों को बताया था, एमपीएस बराबर होता है डेल एस बाय डेल वाई, ठीक है। यानी उपभोग में, सेव में यानी बचत में परिवर्तन बटे क्या करेंगे, आय में परिवर्तन। एक महीना के अंतर्गत कितना बचत करता है, कितना नहीं करता, और एक महीना के अंतर्गत कितना बचाता है। पहला महीना, ठीक है, पहला महीना में 100 रुपया कमाया, ठीक है, और 50 रुपया खर्च किया, ठीक है। दूसरा महीना में 150 रुपया कमाया और 70 रुपया खर्च किया, ठीक है। तो ये दोनों के माध्यम से ये दोनों चीज आपको, ये दोनों पॉइंट देगा और वहां डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि एमपीएस निकालो और एमपीसी निकालो, ठीक है। सिंपली मैंने आप लोगों को बता दिया है, वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो एमपीएस इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वाई। तो डेल एस बाई डेल वाई आपका ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ओहो काफी सिंपल है। एमपीएस, एपीसी, 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 एपीसी आपको बताया गया था ना। तो एपीसी बराबर होता है सी बाई वाई। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, यानी औसत क्या हो जाएगा, औसत बचत, क्या सॉरी औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, उपभोग, इस्तेमाल करना, उपयोग करना, ठीक है। तो सी बाई वाई, सी से जहां क्या हो जाएगा कंजम्पशन यानी उपभोग, ठीक है, कितना उपभोग किया, कितना खर्च किया, खर्च भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वाई जो है वो क्या है, इनकम है, इनकम यानी आय, कितना कमाया, महीना में कितना कमाया, महीना में कितना खर्च किया, इसी के रेशियो को क्या कहेंगे, एपीसी कहेंगे। तो सी बाई वाई आपका ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। केन के गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध स्थापित करता है। केन के गुणक सिद्धांत निम्नलिखित में किसके बीच संबंध यानी रिलेशन स्थापित करता है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। निवेश तथा आय के बीच, या फिर आय तथा उपभोग के बीच, बचत तथा निवेश के बीच, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे निवेश तथा आय के बीच। किसके बीच, निवेश तथा आय, आय और वाई के बीच, ठीक है। निवेश इन्वेस्टमेंट एंड वाई जो इंडिकेट करता है इनकम को, सॉरी इनकम को, हाँ आय को, ठीक है। देखिए इनकम होता है, आय का मतलब होता है इनकम, ठीक है, इनकम, ठीक है। तो आप बहुत सारे बच्चे तो थोड़ा सा आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। वाई इसे इंडिकेट होता है इनकम, आय को, ठीक है। तो सर आय का तो इंग्लिश आय होता है, इनकम होता है, तो इसको आय से क्यों नहीं इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी आय से शुरू होता है, ये भी क्या होता है, आय से शुरू होता है। तो फर्स्टली यहाँ आपको आय से इंडिकेट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट, विनियोग। तो अगर आय से आपको आय दोनों जगह दे देगा, तो आय से आप क्या समझेंगे, आय से क्या इन्वेस्टमेंट समझेंगे या फिर इनकम समझेंगे। तो इसलिए इनकम की जगह आय ना लेकर के वाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको वाई किसको इंडिकेट करता है, आय को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को गुणक का मतलब एक फॉर्मूला पढ़ाया था, गुणक का फॉर्मूला पढ़ाया था, काफी सिंपल है। 46 का जो राइट आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा डेल वाई बाई डेल आई। क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल आई, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया आय में परिवर्तन, डेल का मतलब क्या होता है, परिवर्तन यानी चेंजिंग, आय में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा, डेल आई, क्या हो जाएगा, डेल आई यानी विनियोग में, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा के का मान निकाला जाएगा। एक और सिंपल फॉर्मूला, ये तो आपका याद रखे नहीं रखे चलेगा, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला, सबसे बेस्ट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, 1/1 माइनस एमपीसी। क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू के, यानी के फैक्टर, ठीक है, के निकालने का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन क्या पूछा कि केन से के विनियोग गुणक का, विनियोग गुणक है ना, ये क्या है, विनियोग गुणक है, मूल्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि किस पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला में क्या आया था, फॉर्मूला आपको मैं बताया, जस्ट अभी मैंने इसको क्या किया, ड्राइव किया ना। तो 1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी पर डिपेंड करेगा ना। तो एमपीसी बदलेगा तो ये क्या, के का मान बदलेगा। एमपीसी अगर बढ़ेगा तो के का मान भी घटेगा, सॉरी क्या होगा, घटेगा, ठीक है, इसी पर डिपेंड करेगा ना। फाइनली इसका रेशियो तो देख सकते हैं। तो एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो ऑप्शन सी में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि केन के गुणक को निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रभावित कर सकते हैं, सीमांत बचत प्रवृत्ति या फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से सुने। केन के गुणक के को किसको प्रभावित कर सकता है,
ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो प्रभावित करता है ना, ये दोनों करता है। कौन? सीमांत बचत प्रवृत्ति भी और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मैंने आप लोग को बताया एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एमपीएस बराबर 1। एमपीसी का मान ज्यादा होगा तो एमपीसी का मान कम होगा, एमपीसी का मान कम होगा तो एमपीसी का मान ज्यादा होगा। तो ये यहाँ से ज्यादा और कम होता है, और यही जाकर के वहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस क्या हो जाएगा, एमपीसी। ठीक है, एमपीसी हो जाएगा ना। तो एमपीसी किस पर डिपेंड करता है? एमपीएस पर डिपेंड करता है। एमपीसी एमपीएस पर डिपेंड करता है। एमपीएस ज़्यादा होगा तो एमपीसी का मान कम होगा, एमपीएस कम होगा तो एमपीसी का मान ज़्यादा होगा। और ये के जो है, ये के डिपेंड करता है एमपीसी पर। ठीक है, तो ये डायरेक्टली के जो है अब दोनों पर डिपेंड कर जाएगा, एमपीसी और एमपीएस पर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सॉरी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया कि एमपीसी का मान क्या होता है, एमपीसी का वैल्यू क्या होता है। देखिए एमपीसी का वैल्यू होता है एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1। अब यहाँ एमपीसी का मान निकालेंगे, एमपीसी का मान आप कितना रखेंगे। ठीक है, ये जो फाइनली 1 होता है ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू होता है 1, तो ये इसका एमपीसी का मान कितना होगा, 1 से, दोनों को मिला के 1 हुआ है, तो ये हमेशा ना 1 से कम होगा ना, 0 से अधिक और 1 से कम होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में और आपका सॉल्व हो जाएगा। एमपीसी का मान आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको के निकालना है। तो के का मान हम लोग जानते हैं कि के जो निकाला जाता है 1-1/एमपीसी। ठीक है, सॉरी 1/1-एमपीसी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, एमपीसी आपको दिया गया है। तो क्या करेंगे 1/1-एमपीसी, तो 1/1 क्या करेंगे 0.5 करेंगे। ठीक है, सॉरी 0.5 करेंगे तो कितना निकलेगा 1/0.5 निकलेगा। एक में 0.5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 0.5 ही बचेगा ना। तो फाइनली इसका निकलेगा 1/1 कितना हो जाएगा, भागा देंगे इसको 0/5 करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे इसको तो 10 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 भागा हो जाएगा 5/10, यानी इसको हम कट करके 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/1 भागा 1/2। अब ठीक है, इसको हम क्या करेंगे ऊपर करेंगे 1/1 इंटू 2/1 हो जाएगा। तो 1/1 इज क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सोल्व किए आपको समझना है। तो 2 निकलाना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एमपीसी का गुणक कितना निकलेगा, एमपीसी अगर 0.5 है तो गुणक के 2 निकला। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो फाइनली आपका 50 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपका बोर्ड एग्जाम में ना पूछा गया हो। ये सभी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन से डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपसे फिर पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हुआ हो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, समझेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, नहीं समझने का प्रयास करेंगे तो कम से कम याद रखेंगे, और सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसी तरह से आपका सीरीज और भी कवर किया गया है, तो वो सीरीज को आप कवर कीजिए, ये भी सीरीज को कवर कीजिए, और आने वाला सीरीज को भी आप कवर कीजिएगा। ठीक है, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों के भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए मेहमान हैं, नए बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।